गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल पर। हम लगातार पिछले वीडियोस में क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास के कई सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम और आगे इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में आप देख चुके होंगे, हम भू संसाधन के बारे में पढ़ चुके, मतलब कि संसाधन के रूप में भूमि क्या है, उसका क्या अर्थ है और क्या महत्व है, इसकी जानकारी हम ले चुके हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो टॉपिक है भू उपयोग। कहने का मतलब कि संसाधन का महत्व तब होता है, वह वस्तु संसाधन तब कहलाती है जब मनुष्य उसका उपयोग करके विकास कर पाए। ठीक है, तो उसी रूप में जो भूमि हमें संसाधन के रूप में प्राप्त है, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं, हम उसे किस किस रूप में उपयोग में लाते हैं, इसी का अर्थ भू उपयोग से लगाया जाता है। ठीक है, तो हम मनुष्य भूमि का उपयोग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई रूपों में करते हैं, जिसमें कुछ रूप यहाँ पे हमारे सामने बोर्ड पर दिया गया है, जिसे हम एक एक करके समझेंगे। जिसमें भू उपयोग का सबसे पहला रूप हो जाएगा वन। कहने का मतलब भूमि का उपयोग हम वनों के रूप में करते हैं। वनों का महत्व हमारे जीवन में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हमें कई सारी वस्तुएं प्राप्त होती है। इसके अलावा हम मनुष्य हैं, हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, जिसका एक बहुत मुख्य स्रोत, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वृक्ष होते हैं, जो वनों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो भूमि पर हम वन का उपयोग कर रहे हैं वन के रूप में, ठीक है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। वन के बाद जो दूसरा टॉपिक, मतलब दूसरा जो ये सेक्शन है, ठीक है, इससे भी मतलब इसके आगे कई इसके सेक्शंस के सब सेक्शंस बांटे गए हैं, प्रकार के उप प्रकार हैं। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा रूप है वो है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कहने का मतलब कि वैसी भूमि जिसमें कृषि के अलावा और सभी कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, खेती नहीं कर रहे हैं हम, कृषि नहीं कर रहे हैं, उस भूमि का उपयोग किसी और कार्य के लिए हो रहा है, तो वो कृषि के लिए अनुपलब्ध है, मतलब वो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, जिसमें पहला है बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, मतलब कि ऐसी भूमि जो अपनी उर्वरा शक्ति को खो चुकी है, बंजर हो चुकी है, उस पर हम खेती बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम कृषि करते हैं तो उस फसल का विकास नहीं होगा, जो भी फसल हम बो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसीलिए हम इसे बंजर भूमि के रूप में जानेंगे। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि। कहने का मतलब वह सभी कार्य जो कृषि को छोड़कर है, मतलब कृषि के अलावा कोई भी कार्य, ठीक है, उसमें जिस भूमि का उपयोग किया जा रहा है वो गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि के रूप में परिभाषित होती है। जैसे कि हम अपने चारों अगल बगल देख सकते हैं, चारों तरफ, जिसमें इमारतें, सड़कें, पार्क, कई सारी ऐसे स्थान देख सकते हैं जहाँ पे कृषि कार्य नहीं हो रहा है, कोई दूसरा कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा था। तीसरा, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। कहने का मतलब हम आपको एक बात बता दें, यहाँ पे परती भूमि यूज किया गया है, तो परती भूमि एक ऐसी भूमि होती है जिसे हम कृषि करने के बाद कुछ समय के लिए शेष छोड़ देते हैं, थोड़ा समय देते हैं उसको, ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। ठीक है, एक तरह से वह जमीन खुद को रिकवर कर ले, अपने पावर को, अपनी शक्ति को, ताकि फिर से हम उसमें फसल बोएं तो हमें अच्छी फसल प्राप्त हो। तो यहाँ पे परती भूमि के अतिरिक्त तो यह ऐसी भूमि है जिसे हम फसल बोने के बाद छोड़ नहीं रहे हैं कि वो खुद को रिकवर करे। ठीक है, ये एक ऐसी भूमि है, ठीक है, जहाँ पे खेती हो ही नहीं रही है, वहाँ पे खेती की ही नहीं जा सकती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो आएगा वो है स्थायी चारागाह तथा गोचर भूमि। ठीक है, ये एक ऐसी भूमि है जहाँ पे कृषि ना हो करके ये वैसे का मतलब पशुओं के लिए उपयोग हो रही है, जहाँ पे पशुओं चारे के रूप में चरते हैं, चारा खाते हैं, घास को खाते हैं। ठीक है, ये चारागाह होता है। तो यहाँ पे ये परती भूमि के अतिरिक्त ये ऐसी भूमि है जहाँ पे कृषि नहीं होती है। और दूसरा जो है वो है विविध वृक्षों, फसलों एवं उपवनों के अधीन भूमि। यह एक ऐसी भूमि है जहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप के बिना, ठीक है, कई सारे वृक्ष जो स्वयं उगते हैं, फसलें हो जाते हैं। ठीक है, और एक छोटा उपवन, ठीक है, हम शहर की भाषा में कह सकते हैं एक मिनी गार्डन। हम लोग देखते भी हैं कि अगर कोई
ज़मीन खाली है, वहाँ पे कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, तो वहाँ कई तरह के घास, पेड़ पौधे जैसे वनस्पति उग जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, तो वो वैसी भूमि इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। चौथा है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये एक ऐसी भूमि है जिसपे जो किसान होता है, जो खेती करते हैं, ठीक है, वो खेती फसल को बोने के बाद जब फसल कट जाती है तो एक समय के लिए वो भूमि खुद को रिकवर करे, अपनी उर्वरा शक्ति को फिर से बनाए रखे, इसके लिए हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसी भूमि को प्रतिभूमि कहते हैं। इसका भी दो उप प्रकार है, दो सब सेक्शंस है, ठीक है। पहला वर्तमान प्रति और दूसरा पुरातन प्रति। तो वर्तमान प्रति का अर्थ वैसी प्रतिभूमि से है जिसे 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ये बहुत छोटा समय होता है, तो वैसी भूमि को प्रतिभूमि कहते हैं। लेकिन कुछ जमीन, कुछ भूमि ऐसी भी होती है जिसे अपने उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए 1 या 1 वर्ष से कम समय से ज़्यादा लगता है, ठीक है। मतलब ये छोटा सा समय इसके लिए काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए एक लंबा समय चाहिए होता है, तो इसे पुरातन प्रति के नाम से जानेंगे, जिसमें जो टाइम पीरियड है जो हम जमीन को दे रहे हैं कि खुद को रिकवर करे, ठीक है, अपनी उर्वरा शक्ति को बनाए रखे, वो 1 से 5, ठीक है, 1 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से या 5 वर्ष तक का समय होता है, तो ऐसी भूमि को हम पुरातन प्रति के नाम से जानते हैं। 5वां जो है वो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ठीक। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहने में थोड़ा लंबा लगता है, सुनने में कि भाई क्या है नहीं है, लेकिन ये उतना हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है कि जितनी भूमि पर एक कृषि वर्ष में, कृषि वर्ष कहने का मतलब हर एक फसल का एक टाइम पीरियड होता है ना, तो उसी को हम कृषि वर्ष के रूप में डिफाइन कर रहे हैं कि जितनी भूमि पर एक कृषि वर्ष में जिस एक फसल को बोया जाता है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा तो समझिए कि हमारे पास जमीन है, ठीक है, 2 हेक्टेयर का, 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर जितना भी आप ये करें, ठीक है, और इसमें हम एक फसल बो रहे हैं, ठीक। तो जो फसल हम बो रहे हैं जितने एरिया में, जो हमको उससे उत्पादन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, एक ही बार, ज़्यादा नहीं है, 2-3 बार नहीं, एक ही बार, ठीक है, एक बार अगर हम बो रहे हैं और हमको जो प्राप्त हो रहा है तो इस क्षेत्र को हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहेंगे। लेकिन इसी में एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं सकल कृषित क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा ये टर्म है सकल कृषित क्षेत्र। ये क्या होता है ये भी बता देते हैं। सकल कृषित क्षेत्र का मतलब होता है कि जो जमीन है, जो क्षेत्र है, उसमें एक कृषि वर्ष में एक बार नहीं, ठीक है, एक बार नहीं बल्कि 2 या 3 बार हम फसलों को बो रहे हैं, ठीक है। तो 2 या 3 बार जब हम फसल को बो रहे हैं तो मेरा उत्पादन ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो उत्पादन है उस उत्पादन को जमीन से जब हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक बार बो रहे थे और ये था तो मेरा उत्पादन 2 हेक्टेयर में होगा, लेकिन यही हम अगर 3 बार फसल को बोएंगे तो मेरा उत्पादन बढ़ जाएगा और यहाँ मेरा 6 हेक्टेयर के जमीन के लगभग हमको उत्पादन प्राप्त होगा, तो तब इसे हम सकल कृषित क्षेत्र के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बहुत अच्छा है, ये क्लियर हुआ कि भू उपयोग, हम मनुष्य भू संसाधन का जो उपयोग है, भू उपयोग को किस रूप में, किस रूप में कर रहे हैं, ठीक है। हमारे चैप्टर का ये दूसरा टॉपिक जिसमें हम अभी भू उपयोग मतलब जो भूमि थी उसके उपयोग के बारे में पढ़ लिए कि हम कितने प्रकार से भूमि का एज ए संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम भारत में भू उपयोग को सीखेंगे कि भारत जैसे देश में, ठीक है, भूमि का उपयोग हम भारत के वासी किस रूप में, कितने प्रकार में करते हैं, ठीक। तो इसमें से पहले कुछ बातें ये क्लियर कर लें कि भारत का अगर हम क्षेत्रफल बात करें, मतलब भारत में जो भूमि है, जो भूमि पाई जाती है, उसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इतने क्षेत्रफल में हमारी भारत की भूमि पाई जाती है, ठीक, जिसमें से हमें पूरे प्रतिशत, इसके पूरे 100% में से मात्र 93%, 93% का ही भू उपयोग आंकड़ा प्राप्त होता है,
ठीक है। आपको ये भी बता दें कि प्रत्येक साल या कुछ ईयर के गैप में ये जो भूमि का उपयोग है, जो भू उपयोग है, ये थोड़ा बदलते रहता है, क्योंकि हो सकता है कि मतलब हम जैसे भूमि का उपयोग कर रहे हैं उसके प्रतिशत में थोड़ा अंतर आए, कभी वन अधिक हो जाएंगे, कभी वन कम हो जाएंगे, कृषि योग्य भूमि बढ़ जाएगी, तो ऐसा अंतर हम लोग को देखने को मिलता है। तो भारत में भू उपयोग को समझाते हुए हम इसको दो पाई चार्ट के माध्यम से भी समझने का ट्राई करेंगे कि किस वर्ष में कौन कौन सा कितना अंतर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत जैसे देश में, ठीक है, या भारत जैसे क्या किसी भी देश में अगर भूमि का उपयोग का वर्णन को समझना है, भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है इसको समझना है, तो उसमें से कुछ निर्धारक तत्व होते हैं, ठीक है। कुछ निर्धारक तत्व यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि भू उपयोग वहाँ पे कैसा होगा, ठीक। तो इसमें से भू आकृति मतलब उस देश की भू आकृति, उच्चावाच, पठार, पर्वत, मैदान, क्या क्या वहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि सभी क्षेत्रों में जो भूमि का उपयोग है वो कुछ अलग अलग पाया जाएगा, ठीक। जलवायु बहुत ज़्यादा प्रभाव भी करती है। मृदा, मानवीय कारक, ठीक है, मानवीय कारक में हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, प्रौद्योगिकी, ये कई सारे कारक है जो निर्धारक तत्व के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए हम पाई चार्ट के थ्रू देख लेते हैं भारत में भू उपयोग। तो ये पाई चार्ट पहले बता दिए हैं कि ये दोनों पाई चार्ट एक 1960 से 61 के वर्ष का है, एक 2000 से 3, ठीक है, 2003 के वर्ष का है, जिसमें यहाँ पे हम देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है, ठीक है, ये प्रतिशत है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ठीक है। हम लोग अभी सीख चुके हैं कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे हम एक कृषि वर्ष में एक फसल को लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्र का है, ठीक है। उसके बाद वन 18% लगभग में है, ठीक है। बंजर भूमि 12% में है। गैर कृषि भूमि जहाँ पे कृषि कार्य नहीं हो रहे हैं, ठीक है, दूसरे काम हो रहे हैं, वो लगभग 5% में है। उसके बाद जो चारागाह है जहाँ पे पशुएं चरते हैं, मतलब घास खाते हैं, ठीक है, वो लगभग यहाँ पे 4.71% है, तो इसको हम 5% मान सकते हैं, ठीक है। सबसे कम जो है वो है विविध वृक्ष और उपवन, जो उसके अधीन थी, वो लगभग 2% में है। ऐसे 1.50 है तो हम 2% इसको मान के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कृषि योग्य बंजर, मतलब जो कृषि योग्य है लेकिन बंजर है, ठीक है, खेती किया जा सकता है लेकिन वो जमीन अपनी उर्वरा शक्ति खो चुकी है, बंजर बन चुकी है, ठीक है, तो ये 6.23% है, ठीक है। उसके बाद ये 3.5% मतलब लगभग 4% में है प्रति भूमि के अतिरिक्त, और 3.73% में है वर्तमान प्रति, जिसे वर्तमान समय में, ठीक है, एक छोटे सी पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया है कि वो खुद को रिकवर करे, अपनी उर्वरा शक्ति को बनाए रखे। वही 2002 और 3 के इसमें हम देखेंगे तो हमें मिलेगा क्या कि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, लगभग सभी क्षेत्रों में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम पाएंगे कि कहीं पे किसी क्षेत्र में वृद्धि हुई है तो किसी क्षेत्र में कमी हुई है, कोई घट गया, ठीक है। जैसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र यहाँ पे 45% लगभग में है, यहाँ पे 43% मतलब घट गया है। वन यहाँ पे 18% में है, यहाँ पे 22 लगभग 23% में है। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि जो वन की भूमि है, जो भारत में वन का भूमि पर वनों का उपयोग है वो बढ़ गया है, ठीक है। किस वर्ष के मुकाबले? तो 1960-61 के मुकाबले 2002-3 में, ठीक है, वन बढ़ चुके हैं। बंजर भूमि, तो बंजर भूमि घट चुकी है, ठीक है, यहाँ पे 12% है, यहाँ पे 6% है, तो यहाँ पे हम लोग को साफ पता चल रहा है कि बंजर भूमि घटी है। गैर कृषि भूमि में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, 4.95%, ये 7.92%, ठीक है, ये साफ हम लोग को देखने को मिल रहा है। स्थायी चारागाह भी घटे हैं, ठीक है। विविध जो वृक्ष और उपवन थे, जो यहाँ पे सबसे कम था, वो भी लगभग 2002-3 में सबसे कम प्रतिशत बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसकी तुलना में यहाँ पे थोड़ा घट चुका है, ठीक है, 1.10 है, यहाँ पे 1.50 है, तो थोड़ी मात्रा में घटे हैं। उसके बाद कृषि योग्य बंजर भूमि जो थी उसमें भी कमी आई है, 6% 4% में।
प्रतिभूमि के अतिरिक्त जो भूमि है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है, कुछ प्रतिशत का, ठीक है, बहुत कम है 3.82%। और जो वर्तमान प्रति है, इस वर्तमान प्रति में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 3% में वर्तमान प्रति है और यहाँ पे 7% में वर्तमान प्रति है। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो भारत में भू उपयोग है ये बढ़ते घटते रहता है सभी क्षेत्रों में। कभी प्रतिशत की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब उस क्षेत्र का जो एरिया है वो बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, ठीक है। तो हम अभी बताए हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये बढ़ घट कैसे रहा है। तो इन सभी का जो निर्धारक तत्व है, कोई क्षेत्र एक विशेष वर्ष में अधिक है, फिर दूसरे वर्ष में कम हो गया, तो इन सभी चीज़ों का जो निर्धारण हो रहा है, डिसाइड कर रहा है, वो हो रहा है इन कारकों के कारण, ठीक है। इन कारकों के कारण ये सारी बातें वहाँ पे हो रही है, ठीक है। भू आकृति, जलवायु, मृदा, ठीक है, ये सारी चीजें वहाँ पे हो रही है। तो ये इससे हम समझ सकते हैं कि भारत में भू उपयोग कैसे हो रहा है।